ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। इस वाली वीडियो में हम देखते हैं गरीबी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्राप्त करने में जो व्यक्ति असमर्थ है वो गरीबी की श्रेणी में आता है। गरीबी की श्रेणी में आता है। इसके लिए समय समय पर समिति बनी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। जैसे बाई के अलग समिति, इन्होंने 1977 में इस गठित हुई, 1979 में रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्राप्त करने में असमर्थ है वो गरीबी श्रेणी में आता है। उसके बाद लकड़ावाला समिति बनी, इन्होंने इसका गठन 1989 में, 1993 में रिपोर्ट दी। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सूचकांक और शहरी क्षेत्रों में उद्योग उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर जो अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब जो अन्य दो समितियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति, यह 2005 में गठित हुई, 2009 में रिपोर्ट दी। इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये महीना और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये महीना जो कमा सकता है, उससे ऊपर तो वो गरीब नहीं है, लेकिन उससे नीचे जो है वो गरीब माना जाएगा। और 21.9% गरीबी थी इनके अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं सी रंगराजन, इनकी 2012 में गठित 2014 में रिपोर्ट। इन्होंने 972 रुपये पर मंथ और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये पर मंथ, इनके हिसाब से 29.5% गरीबी है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% और रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% गरीबी थी। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो रूस से ली गई हैं। योजना आयोग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। नीति आयोग की स्थापना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी आधारित ये, इसमें कृषि के विकास पर बल दिया गया। दूसरी पीसी महानोलोविस पर थी मॉडल पर, इस पर उद्योग में बल दिया गया था। तीसरी 1961 से 1966 तक थी, इसमें आत्मनिर्भर बनाना था। ये सबसे असफल योजना रही। क्यों रही? क्योंकि उस समय 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसलिए युद्ध होने की वजह से ये योजना असफल रही। उसके बाद युद्ध होने की वजह से पंचवर्षीय योजना जो है सरकार ने नहीं बनाई। उसके बाद वार्षिक योजनाएं लेके आइए, तो 3 वार्षिक योजनाएं बनी 1967-68, 66-67, 67-68 और 68-69। 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी थर्ड वाली में। फिर उसके बाद चौथी योजना आई है, चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें ऑपरेशन फ्लड आया 1970 में। ऑपरेशन फ्लड आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, जिसमें दूध को प्रोत्साहन दिया गया था। दूध को प्रोत्साहन, ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति, इसके वो थे वर्गीज कुरियन। तो जो श्वेत क्रांति थी उसके जो जिन्होंने शुरू की थी वो थी वर्गीज कुरियन। जैसे हरित क्रांति डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी ने शुरू की है भारत में, उसी प्रकार श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन जी ने शुरू की है। इसमें दूध को प्रोत्साहन दिया गया है। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। यह एक वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी। इसमें क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया। इसमें यह था कि जब 1978 में जनता दल की सरकार आई, उन्होंने 1978 में एक वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान को शुरू किया, जो 1978 से 1983 तक था। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार दोबारा आई तो उन्होंने 2 वर्ष में ही उसको समाप्त करके फिर से दोबारा पंचवर्षीय योजना लागू की। तो अगर ये पूछा जाए कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय के रूप में आया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की थी उसके लिए एक वर्ष पहले, और छठी पंचवर्षीय योजना के रूप में उसको लाया गया था। तो अन्य योजनाएं भी आती रहीं लगातार। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 7 तक सबसे सफल रही। 2012 से 17 तक तीव्र धारणीय समावेशी विकास इसकी थीम थी। अब बात करते हैं योजना अवकाश। ये जो बीच में 3 योजना अवकाश रहे हैं 1966 से 69,
ये पाकिस्तान और चीन के युद्ध के साथ इन पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन पाई, तो उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे शुरू किया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने, और विश्व स्तर पर उसे नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। अब दूसरी जो 1978-80 मैंने बताया था भी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त करके अनवरत योजना लाई गई थी, रोलिंग प्लान जिसे कहा गया था। ये गुन्नार मिड्डल के एशियन ड्रामा में इसका जिक्र किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना को रोककर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी 1990-92 में। 2 वार्षिक योजनाएं थी, ये राजनीतिक स्थिरता के कारण आई। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में गैप हैं, वो 3 योजना अवकाश ये लाए गए हैं समय समय पर। ये लिखा हुआ है कि रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने शुरू किया था 1978 से 83 के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1980 में इसे बंद करके छठी योजना 1980-85 शुरू की। तो ये 2 तरीके से बंद कर क्वेश्चन आ सकता है कि रोलिंग प्लान समाप्त करके कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, छठी हुई, या कौन सी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान शुरू हुआ था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब कुछ योजनाएं गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ। इसमें गेहूं, चावल जो मोटा अनाज होता है न्यूनतम दर पे उपलब्ध कराया जाता है। जैसे 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं जो है सस्ते गल्ले की दुकान से, जो है खाद्य की जो दुकान होती है उनसे मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मनरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ नरेगा के नाम से, जबकि 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी शब्द इसके आगे जोड़ दिया गया तो मनरेगा हो गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी के जो, अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम दर पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन उसे फिर भी रोजगार न मिले, उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके आंकड़े जो है वो NSSO जारी करता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो इस प्रकार से होती है, जैसे आजकल कंप्यूटर आधुनिक युग का ज़माना है, जो पुराने लोग हैं उनको नहीं आता लेकिन वो कार्य कर रहे थे, तो तकनीकों के इस्तेमाल पर पुराने कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आजकल आधुनिक युग आ गया। इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। मौसमी है, किसी मौसम में रोजगार और किसी में नहीं। जैसे समय समय पर मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है, उसे मौसमी रोजगार कहते हैं। नई आर्थिक नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में तथा PM उस टाइम PV नरसिंह राव थे 1991 में, तो इसे राव मनमोहन मॉडल का नाम दिया गया। इसमें 3 चीज़ें इन्होंने ऐड की थी, 3 आयाम। इसको देख लेते हैं। निजीकरण, कोटे के स्थान पर जो मतलब कोटा था उसमें उन्होंने निजीकरण को इम्पोर्टेंस दी। उदारीकरण, लाइसेंस समाप्ति, 4-5 उद्योग थे उनको छोड़कर सभी उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिए, जिससे बड़े स्तर पर उद्योगों की स्थापना हुई। वैश्वीकरण, इन्होंने विश्व स्तर पर जो है अन्य अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात आयात जो है वो बढ़ाया, उससे वैश्वीकरण बढ़ा, व्यापार बढ़ा भारत का, तो उससे जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। इसलिए नई आर्थिक नीति 1991 में इसे राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग क्षेत्र में कुछ प्रचलित शब्दावली देख लेते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो होता है जिस दर पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। रेपो दर, जिस दर पर कमर्शियल बैंक RBI से नकद लेते हैं, मतलब जब कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वह RBI से पैसा उधार लेते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंकों को जो पैसा देता है बैंक RBI, उसे बैंक रेट कहते हैं। और कमर्शियल बैंक जिस नकदी से उस पैसे को लिए हुए को वापस करते हैं, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। RBI को पैसे वापस करते हैं। अब बात करते हैं जमा दर। जमा दर, जब बैंक हमें ग्राहकों को कुछ नियत अवधि के लिए पैसे जमा करवाता है, जैसे FD होती है 6 महीने साल भर की, तो उसे जमा दर कहते हैं। बचत बैंक दर, जो ग्राहकों को छोटी छोटी बचत, जो हमारा बैलेंस पड़ा है अकाउंट में, उस पर जो हमें बचत मतलब इंटरेस्ट मिलता है, उसे बचत बैंक दर कहते हैं। अब बात करते हैं CRR, SLR और PLR क्या है। CRR जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल जमा का वह % जो RBI के पास जमा रखना ही होता है। मतलब कोई भी बैंक है वो RBI के पास कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जमा रखेगा, उसे CRR कहते हैं। SLR जो है
ये तो आरबीआई के पास हो गया सीआरआर, जबकि एसएलआर जो है उन्हें खुद कुछ अपने पास रखना पड़ता है। पीएलआर जो होता है वह दर जिस पर बैंक ग्राहक को ऋण देने पर जोखिम शून्य हो। मतलब अगर 100 रुपये का वो ऋण दे रहा है तो अब 10 रुपये अपने पास बैंक के पास होने चाहिए। अगर ग्राहक को 100 रुपये का ऋण दे रहा है तो वो उसे पीएलआर कहते हैं। तो ये तीनों हो गए। अब बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई है। अब बात करते हैं मुद्रा प्रणाली की। 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। दशमलव प्रणाली जो आई है 1957 से आई है। अब 1 रुपये में 100 पैसे में विभाजित है, मतलब 100 में विभाजित है। पहले ये 16 में विभाजित होता था। आरबीआई द्वारा नोट पर 17 भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी इंग्लिश सहित। रुपये पर जो होता है ये वाला सिंबल जो होता है वो उदय कुमार जी ने दिया था। बात करते हैं आगे। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत का वित्तीय वर्ष। लेकिन आरबीआई का जो होता है वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय कौन से बाजार में होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। गिल्ट एंड बाजार में होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो ये प्रतिभूति होती है इनको नियंत्रित कौन करता है, इनको नियंत्रित सेबी करता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। लेकिन 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो थी। 2 वीडियो और हैं, बन जाएंगी, इसमें पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। 40 मिनट की वीडियो में लगभग आपको पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप सर्च कर सकते हैं डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 तक बिना स्पेस के। तो हमारे ग्रुप से या इसके कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद।